नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री, जो कि ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है आइडिया ऑफ भारत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में आपका स्रोतों का सर्वेक्षण। मतलब आज हम लोग स्रोत के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से जो है आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं भर के, और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के वैसे तो दो स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोतों का जो है आप समीक्षा करें, वर्णन करें, ठीक है, विस्तार से बताएं, चर्चा करें। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें, चर्चा करें, समीक्षा करें। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें, समीक्षा करें, ठीक है, चर्चा करें। इस तरह के प्रश्न। और साहित्यिक स्रोत तो आपके एग्जाम में पिछले साल पूछा ही गया है। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत से जो है लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साहित्यिक स्रोत तो इम्पोर्टेंट है ही। और जो ये स्रोत वाला जो चैप्टर है, यहाँ से जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कई सारे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जो हम लोग प्राचीन भारत के जो भी स्रोत है, ठीक है, अगर मान लीजिए हमको प्राचीन भारत के इतिहास को जानना है तो हम लोगों को स्रोतों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इतिहास का जो कैटेगरी है, पहला तो है एक प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, उसका तीसरा नंबर में आता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल जो पाषाण काल वाला, जो भी पाषाण काल का जो भी घटना है या जो भी युग है वो प्राग ऐतिहासिक में आता है। ठीक है, लोग उस समय में जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल, जो कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो भी युग है या काल है, उस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। क्यों आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल जो है, जो पाषाण काल वाला, क्योंकि वहां ना ही लोग लिखना जानते हैं ना ही लोग पढ़ना जानते हैं, इसीलिए पाषाण काल वाले काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में क्यों रखते हैं? क्योंकि लोग लिखना तो जानते थे, ठीक है, दीवारों पर लिखते थे, लेकिन वो ऐसा लिखते थे लेकिन लोग उसे पढ़ नहीं पाते थे। वो भाव चित्रात्मक शैली का जो नमूना प्रस्तुत करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में जो है जितने भी हम लोग गैर धार्मिक जितने भी स्रोत हैं उसको हम लोग जो है जो ऐतिहासिक काल में लिखना, यानी कि ऐतिहासिक काल में जो लेखन शैली का जो विकास होता है, ठीक है, यानी कि इतिहास लेखन शैली का विकास ऐतिहासिक काल से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो यही कैटेगरी है। तो स्रोतों को जानने के जो हम लोग प्राचीन काल के जो इतिहास है उसको जानने के लिए विशेष करके हम लोग दो स्रोतों का जो है सहारा लेते हैं, या प्राचीन इतिहास को जो स्रोत को जानने के मुख्य दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है हमारा साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो भी, जैसे मान लीजिए कि प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल में तो लेखन शैली यानी लिपि का जो है विकास नहीं हुआ था, तो उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य होता है वो है हमारा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और इतिहास जो भी प्राचीन काल के इतिहास को जानने के सबसे विश्वसनीय, मतलब विश्वास के रूप में अगर हम किसी चीज को इतिहासकार अगर रखते हैं तो वो है पुरातात्विक स्रोत। इसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग अभिलेख को पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी लेख हो गए, अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गए, जो भी सिक्के हैं, मिट्टी के बर्तन है, गुफाओं पर जो भी चित्रकारिता है, वो पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से हम लोग देखते हैं। और साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा? साहित्यिक स्रोत भी दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक, तीसरा है विदेशी विवरण।
जो भी विदेश से आए, जैसे मान लीजिए कि मेगास्थनीज आया, हैंसंग आया, मतलब यूनानी जो भी यात्री आए, जैसे अरबी यात्री जैसे अलबरूनी आया, ये सब, तो उसके माध्यम से भी हम लोग जो है इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत में भी आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और वो है क्या कि पुरातात्विक स्रोत जो है वो सबसे क्या है, विश्वसनीय है। ठीक है, प्रमाणिक है, विश्वसनीय है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का जो भी हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो भी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए कि उस समय जो भी वस्तुएं या सिक्के या भी कोई भी अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो उस समय जो भी सिक्कों पर लेख लिखा रहता है, उसका तिथि जो है मेंशन किया रहता है। ठीक है, जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि उस समय के जो भी शासक है उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, उसके बारे में जो है पूरा डिटेल जो है इस अभिलेख में लिखा रहता है। ठीक है, उस समय के जो तत्कालीन राजा थे वो अपने सिक्के जारी करते हैं, उस सिक्के पर, ये सिक्के पर वो सिक्का कब जारी हुआ उसका भी डेट लिखा हुआ रहता है, जिसके माध्यम से हम उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग पुरातात्विक स्रोत को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो दो भागों में, एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत मैंने आपको बता दिया कि सबसे प्रामाणिक होता है, सबसे विश्वसनीय होता है। ठीक है, ये इसके द्वारा जो भी उत्खनन प्राप्त जो भी वस्तुएं जो है, मान लीजिए कोई सभ्यता है, ठीक है, सभ्यता जब कभी नष्ट हो जाता है, ठीक है, तो कई सारे जो है इतिहास मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे के जो भी या फिर कहें कि पुरातात्विक विभाग से जुड़े हुए लोग उत्खनन करते हैं, उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पे उस समय के संस्कृति के बारे में, उस समय की राजा की उपलब्धियों के बारे में जो है जो पता लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हमारा कि पूरा निम्न विभक्त किया गया, जैसे मान लीजिए उस समय जो पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जो भी उत्खनन हुए, तो उस समय क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुए, तो उसके आधार पे है जो हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। तो देखिए क्या क्या प्राप्त हुए, तो देखिए अभिलेख प्राप्त हुए थे, अभिलेख शास्त्र, सिक्के, ठीक है, स्मारक, कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मृद भाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, शैल चित्र, शैल चित्र जो गुफाओं पे जो चित्र, जैसे भीमबेटका की गुफा हो गया, इस समय में जो है शैल चित्र का काफी प्रचलन था। ठीक है, तो आज हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे कि अभिलेख क्या होता है। तो देखिए, और यहां से जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं जो जो बताता हूं। देखिए अभिलेख क्या है, तो देखिए अभिलेख को जो है देखिए अभिलेख एक्चुअल में होता क्या है, आसानी से समझिए। देखिए लेख को जो है हम लोग क्या करते हैं, लेख के माध्यम से जो है हम लोग जो है चीजों को, जैसे लेख हो गया, हम लोग कागज में जो है लिखते हैं। ठीक है, किसी भी पेड़ के छाल पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर आप जैसे मान लीजिए कि अब जैसे ताड़ पर लिखना, ठीक है, अभिलेख को लिखने का भी है। जैसे मान लीजिए हम लोग ताड़ पत्रों पर लिख दिए। ठीक है, तो ताड़ पत्रों में कौन कौन आ जाएगा, ठीक है, एक आ जाता है हमारा ताल पत्र, दूसरा आ जाता है हमारा ताम्र पत्र। ठीक है, तो लेख जो है नॉर्मली किसी कागज में या फिर किसी पत्ते पे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अभिलेख क्या है कि देखिए किसी भी लेख, जो लेख होता है उसका महत्वपूर्ण जो भी पहलू होते हैं, तो अभिलेख में क्या होता है कि राजा जो है अपनी उपलब्धियों को है जो है ताम्रपत्र, मूर्तियों, ठीक है, पर जो है या फिर मुद्रा हो गया, शिला हो गया, स्तंभ पर जो है अंकित करते हैं। ठीक है, और ये अभिलेख एक्चुअल में आसानी से समझने का प्रयास करेगी, ये जो महत्वपूर्ण लेख होते हैं उसी को ही हम लोग अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो लेख तो कागज या पत्र वगैरह में लिखा जाता है, लेकिन अभिलेख जो है
वो अधिकतर जो है कठोर चीजों पर लिख लिख दिया जाता है, ठीक है। कठोर चीजों पर लिख, जैसे एक हो जाता है हमारा, देखिए ताम्र पत्र, ठीक है, मतलब तांबा के प्लेट पर अंकित कर देना, ठीक है। गुफा के दीवालों पर अंकित कर देना राजा की उपलब्धियों एवं उस समय के जो भी विजय अभियान है या फिर उन्होंने क्या अनुदान दिया उसके बारे में जो है अभिलेख के रूप में उस समय के राजा, तत्कालीन राजा अपनी उपलब्धियों को लिखा करते थे, ठीक है। सिक्कों पर लिख देना, मतलब कठोर धातु पर लिख देना या किसी भी कठोर जो भी है चीजों पर अंकित कर देने को ही हम लोग अभिलेख कहते हैं। और लेख के महत्वपूर्ण जो भी तत्व होते हैं उसी को ही, जैसे मान लीजिए महत्वपूर्ण लेख है उसी को ही अभिलेख कहा जाता है, जो कभी ना मिटे, ठीक है। तो उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। राजा अपना उपलब्धियों को लिखते हैं, अपने जो भी विजय अभियान है उनको लिखते हैं, ठीक है, अंकित करते हैं, ठीक है। तो समझ गए। अब देखिए ताम्र पत्रों पर लिखना, ठीक है, मूर्तियों पर लिखना, स्तंभों पर लिखना, शिलालेख, मुद्रा, पात्रों पर लिखना इत्यादि को खुदे हुए मिलते हैं, मतलब जो है उसको छेनी हथौड़ी से काट करके या किसी कठोर नुकीले जो भी धातु है उनसे लिख देना जो कभी ना मिटे, ठीक है, उसको हम लोग अभिलेख कहते हैं। तो महत्वपूर्ण लेख को ही क्या है, अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण लेख या प्रयोजन को ही हम लोग अभिलेख कहते हैं। लेख जो है हम लोग ताड़ पत्र, जैसे मान लीजिए एक होता है ताल पत्र, ठीक है, एक होता है ताल पत्र, दूसरा होता है ताम्र पत्र। तो देखिए ताल पत्र में आ जाएगा आपका जो भी ताड़ का पत्ता पे लिखना और दूसरा खजूर का पत्ता में लिखना, ये हो जाएगा हमारा ताल पत्र, ठीक है। और ताम्र पत्र में तांबा के जो प्लेट पर लिखना उसको हम लोग बोलते हैं ताम्र पत्र। तो देखिए ताल पत्र पर जो लिखा वो तो हो गया हमारा लेख, ठीक है, राजा ने लिख लिया, उसको जो है संग्रहित करके एक पुस्तक का रूप जो है दे दिया और उसको सहज करके रखवा दिया। अब ताम्र पत्र पर यानी तांबा पे प्लेट पे जो है लिखा जाता है जो कभी मिटता भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अभिलेख हमेशा जो है किसी कठोर जो है किसी कठोर जो भी कठोर हम कह सकते हैं किसी कठोर वस्तु या कठोर जगहों पर जो है अभिलेख लिखा जाता है। जो महत्वपूर्ण जो लेख होते हैं उसको ही अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने समझ लिया। और उसमें अभिलेख में क्या लिखा जाता है, तो अभिलेख में जो है राजा के उपलब्धियों को लिखा जाता है और राजा ने क्या उस समय के सामाजिक जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में जो है राजा महत्वपूर्ण बातों को लिखते हैं ताकि लोग उसे पढ़े और जो है उसका पालन करे, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अभिलेख महत्वपूर्ण लेख को ही, महत्वपूर्ण लेख या फिर प्रयोजन को ही हम लोग अभिलेख कहते हैं। अभिलेख हमेशा कठोर पदार्थों पर लिखा जाता है या कठोर चीजों पर लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि ताम्रपत्र हो गया, स्तंभ हो गया, शिलालेख हो गया, मुद्रा हो गया, पात्र हो गया, इन सब पे जो अभिलेख लिखा जाता है कठोर चीजों पर लिखा जाता है, ठीक है। और जो है उस समय के राजा के उपलब्धियों के बारे में लिखा जाता है, राजनीतिक बारे में लिखा जाता है, सामाजिक बारे में लिखा जाता है, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में लिखा जाता है ताकि लोग उसे पढ़े और उस बातों को जो है अपने जीवन पे लागू करे, ठीक है। यहाँ अभिलेख के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए अभिलेख के भी जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया है अभिलेख को। प्रथम श्रेणी होता है हमारा, द्वितीय श्रेणी होता है, तृतीय श्रेणी होता है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी में जो है इस तरह के अभिलेख जो है उसमें अधिकारियों एवं जनता हेतु जारी किया गया था, इसलिए इसे प्रथम श्रेणी का अभिलेख। प्रथम श्रेणी का अभिलेख उस समय में जो अधिकारियों एवं जनता हेतु जारी किए गए थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सम्राट अशोक के जो भी उपलब्धियों के बारे में या भी जो भी सम्राट अशोक ने अपने उपलब्धियों का जो है अभिलेखों का उत्कीर्ण करवाया है इसी अभिलेख में प्राप्त होता है। तो प्रथम अभिलेख से सम्राट के अधिकांश शिलालेख प्रथम श्रेणी के अभिलेख के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अशोक जो है मौर्य सम्राट का शासक था, याद रखिएगा। और अशोक के अधिकांश जो शिलालेख है प्रथम श्रेणी के अभिलेखों में आते हैं, ठीक है। अशोक ने भी बहुत सारे शिलालेखों में जो है अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है या अंकित करवाया है। द्वितीय श्रेणी क्या होता है,
इसमें द्वितीय श्रेणी में जो भी उस समय का अनुष्ठानिक अनुष्ठान होते थे उसको जो है अभिलेखों का रूप दे दिया जाता था। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बौद्ध, जैन, शैव, अन्य जो भी संप्रदाय के मानने वाले हैं वो क्या करते थे, मंदिरों एवं स्तंभों तथा मूर्तियों पर जो है उस समय के जो भी अनुष्ठान होते थे उसको जो है उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए तृतीय में क्या आ जाएगा, तृतीय में जो भी राजा के जो भी प्रशस्ति वगैरह होता है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति हो गया, ठीक है, एरन अभिलेख हो गया, एहोल अभिलेख हो गया। ठीक है, तो राजा अपने सफलताओं का भी उल्लेख अधिक मात्रा में जो है तृतीय श्रेणी के अभिलेखों में करते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, अब देखिए यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन ने की, याद रखिएगा, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जो भी राज्य अभिषेक हुआ है उसकी जो भी सफलताओं के वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया, हरिसेन के बारे में लिखा गया है, और इसमें क्या वर्णन है, तो समुद्रगुप्त के राज्य अभिषेक के बारे में चर्चा है, और जो है समुद्रगुप्त के सफलताओं के बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसके बाद आता है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भानुगुप्त के बारे में जो है वर्णन मिलता है, और देखिए इसमें जो है पहली बार किसी स्त्री का सती होने का वर्णन भी एरन अभिलेख में मिलता है। तो प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख एरन अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। और देखिए इसमें भानुगुप्त तथा हुन आक्रमण के बारे में जो जानकारी हमें एरन अभिलेख से मिलता है। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख जो है रवि कृति के द्वारा, एहोल अभिलेख से हमें पुलकेशन द्वितीय पता चलता है, पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बारे में जो है जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलता है। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया, इसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलता है। एहोल अभिलेख के रचनाकार मतलब रचयिता कौन है, तो रवि कृति। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन, ये सब देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये जो है अभिलेखों को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 श्रेणी में जो अभिलेख को बांटा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और जो तृतीय श्रेणी है इसमें प्रशस्तियों के बारे में बताया गया है, राजा की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब प्रशस्तियों में देखिए प्रयाग प्रशस्ति हो गया, एरन अभिलेख है, एहोल अभिलेख है, मैंने आपको बता दिया, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भी देखिए मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं वो अशोक के ही अभिलेख प्राप्त होते हैं, आपको पता ही है। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख खुद भी लिखे हैं और सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी जो है लिखे गए हैं अशोक के अभिलेखों को। ठीक है, अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखे गए हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो जॉन प्रिंसेप है उसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा भी कुछ कुछ बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भी एक चीज आता है कि भारतीय लिपि व भाषा का ज्ञान होता है। ठीक है, तो देखिए उस समय जो भी ऐतिहासिक काल का युग है, उस समय जो है लिपि का प्रचलन हो चुका था। उस समय का भाषा और लिपि का हमें जो है जानकारी मिलती है मौर्य काल के, गुप्त काल के, जो भी उस टाइम के लिपि का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिपि, ये भी एक लिपि है। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यह भी लिपि का मतलब होता है जिसे हम देख सके। ठीक है, और सामान्य तौर पर जिसे हम पढ़ सके। ठीक है, ठीक है, लिपि का मतलब होता है लिखा हुआ, जैसे माने पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखना, उसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। लिपि का मतलब जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, जिसका सामान्य कोई अर्थ होता है। ठीक है, उसे हम लिपि कहते हैं। यहां तक क्लियर है। ठीक है, आप देखिए शासकों के अभिलेख, देखिए सम्राट अशोक के जो भी अभिलेख है उसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक है शासकों के अभिलेख, दूसरा है सामान्य व्यक्ति द्वारा लिखवाए गए अभिलेख। तो आइए हम लोग देखते हैं। सम्राटों द्वारा जो है लिखवाई गई प्रशस्तियां निम्न है। तो देखिए यहाँ से
शॉर्ट क्वेश्चन दम भर के पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको लिखने में सहायक होगा। ठीक है, जब ये बुक से पूरा का पूरा जब खत्म हो जाए तो मैं आपको किस तरह से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और कैसे लिखा जाता है कि 10 नंबर को क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना ले। तो देखिए, समुद्रगुप्त का प्रयाग में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जैसे देखिए प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे है, राज्य रचनाकार है हरिसेन। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा किया गया है, उसी प्रकार से देखिए समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति में जो है अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख है। तो अशोक स्तंभ पर जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग जो अभिलेख है उसको उत्कीर्ण करवाया गया है। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल, कलिंग कहाँ है, तो कलिंग है आपका उड़ीसा में। तो कलिंग राजा जो है राज खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो यहाँ से एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव वाले कि हाथी गुफा लेख किसका है, तो कलिंग राजा खारवेल का। ठीक है, गौतमी बालश्री का नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख किसका है, गौतमी बालश्री का। राजा भोज का ग्वालियर अभिलेख है। रुद्रदामन का गिनार अभिलेख, गिनार अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का। ठीक है, चालुक्य नर पुलकेशन दिक का एहोल अभिलेख है। ठीक है, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख एवं नासिक अभिलेख है। ठीक है, बंगाल नरेश विजय सिंह का देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, इस ये वाला 1 से लेकर के 8 तक आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति वाला जो अभिलेख है, अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख है। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा लेख, ये सब के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपको कहा है, देखिए मैं आपको इससे पहले बता दिया कि अभिलेख क्या होता है। देखिए, अभिलेख हमेशा पत्थर या धातु जैसा कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। तो अभिलेख किसमें करवाए जाते हैं, अभिलेख जो है कठोर सतहों पर उत्कीर्ण या लिखवाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ गए। जो शासकों द्वारा जो भी उसके आदेश होते हैं, उपलब्धियां होते हैं, उनके बारे में जो ताकि उसका पालन कर सके। देखिए, पालन जनता पढ़े और उसका पालन कर सके। आधुनिक युग में भी इसका जो है अभिलेखों का जो है अध्ययन हो रहा है। और देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि देखिए अभिलेखों के अध्ययन या पूरा लेख, अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग इंग्लिश वाला याद रखिएगा, हिंदी वाला भी याद रखिएगा, पूरा लेख शास्त्र कहते हैं और इसे इंग्लिश में ईपीग्राफी कहते हैं। इंग्लिश में लिखा आएगा ईपीग्राफी, हिंदी में लिखा रहेगा ईपीग्राफी। ठीक है, तो अभी अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग ईपीग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए अभिलेख के बारे में हम लोग बता दिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए समानता अभिलेखों को मुख्य पहचान एवं महत्व के आधार पर स्थायित्व किया। जैसे मान लीजिए शिलालेख। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि शिलालेख क्या होता है। शिला का मतलब होता है पत्थर। पत्थर को खोद खोद कर लिख देना, या पत्थर पे राजा अपने उपलब्धियों को लिख देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग शिलालेख कहते हैं। शिला का मतलब होता है पत्थर। पत्थर पे है राजा अपना उपलब्धियों को लिख देता है। ठीक है, या उत्कीर्ण कर देता है अपने उपलब्धियों को, तो जिसे हम लोग शिलालेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, शिलालेख में कुछ उदाहरण है, जैसे रूपनाथ का शिलालेख। ठीक है, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, रूपनाथ शिलालेख कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। एक इंपॉर्टेंट है आपका भ्राभू शिलालेख। ठीक है, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, स्तंभ लेख। अब उसके बाद 2 नंबर में आता है स्तंभ लेख। क्या है, स्तंभ का मतलब होता है पिलर। ठीक है, पिलर पे है जो राजा अपनी उपलब्धियों, ठीक है, अपने विजय अभियान, उस समय का राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को जो है स्तंभ यानी पिलर पे लिख देते हैं, तो उसको या उत्कीर्ण करवा देते हैं अपनी उपलब्धियों को, तो उसे हम लोग स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए सारनाथ यानी वाराणसी का सारनाथ का स्तंभ लेख। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, चंपारण। ठीक है, ये वाला उदाहरण हो गया। गुहा लेख। गुहा का मतलब होता है गुफा।
गुफा के अंदर कोई लेख लिख देना, उसे हम लोग गुफा लेख कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। गुफा के अंदर यानी भीतरी दीवार पर जो है उत्कीर्ण कर देना, उसे हम लोग गुहा लेख कहते हैं। जैसे बरार नामक गुफा बिहार में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। ठीक है, उसके बाद मूर्ति लेख। ठीक है, तो मूर्ति लेख का मतलब कि मूर्ति के नीचे जो भी जगह है उस पे जो है लेख लिख देना, तो उस समय के जो तात्कालीन इतिहास का पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि मूर्ति के नीचे जो है मूर्ति निर्माता का नाम लिख देना, या ये मूर्ति कब निर्माण हो रहा है उसका डेट लिख देना। इस तरह के लेख लिख दिए जाते हैं जिसे हम लोग मूर्ति लेख के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ताम्रपत्र। देखिए मैंने कहा कि ताम्रपत्र होता है तांबा का प्लेट। ठीक है, तांबा का चौड़ा चौड़ा प्लेट होता है, उसमें जो है अपने उपलब्धियों को बारे में लिखना, कि उस समय के सामाजिक स्थितियों परिस्थितियों के बारे में लिखना, आर्थिक स्थिति के बारे में लिखना, राजनीतिक स्थिति के बारे में जो है तांबे के प्लेट पर लिख दिया जाता है, जैसे हम लोग ताम्र पत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजा ने क्या क्या अनुदान दिया, कौन से भूमि को अनुदान दिया, किस ब्राह्मण को अनुदान दिया, राजा ने कितने प्रांतों को जीता। ठीक है, इस सारा का जानकारी ताम्रपत्र में लिख दिया जाता है तांबे के प्लेट पर। ठीक है, तो इस तरह करके हम जान सकते हैं कि उस समय के जो भी परिस्थितियां हैं उसका वर्णन जो है अभिलेखों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में होता है। ठीक है, चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार होता है। जिस समय चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ और लोग जो है कागज पर लिखना प्रारंभ करते हैं, उस समय भारत में लोग ताड़ पत्रों पर और ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे। ठीक है, ठीक है, तो इससे हम लोगों की जानकारी मिलती है। देखिए उस समय के जो भी प्राचीन भारत के जो भी इतिहास का पता हमें अभिलेखों के माध्यम से चलता है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत के भी बहुत सारे जैसे सातवाहन शासकों की उसकी प्रशासनिक कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें कैसे मिलता है? अभिलेखों की सहायता से मिलती है। दक्षिण भारत के पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चूल, पांडव राज्यों का इतिहास जानने में तथा तो इस वंश के शासकों के अभिलेख अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। ठीक है, माने उस वंश के जो भी इतिहास को जानने के लिए ये जो अभिलेख है सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। ठीक है, विदेशों से भी जो है हम लोगों को अभिलेख प्राप्त होते हैं जो कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि ऐसा अभिलेख जो एशिया माइनर के बोगोजकोई नामक स्थान से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि जो विदेश में या एशिया माइनर के किस जगह पे है जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो बोगोजकोई नामक स्थान से है जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से जो है हमें प्राचीन इतिहास को जानने का एक उत्तम स्रोत के रूप में हम जान सकते हैं। ठीक है, जो पुरातात्विक स्रोत का एक अंग है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है अभिलेख शास्त्र आएगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है हम लोग धीरे धीरे मान लीजिए कलाकृतियां स्मृतियों के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बर्तन के बारे में पढ़ेंगे, चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पुरातात्विक स्रोत का ये सब अभिन्न अंग है, जिसके द्वारा हम लोग अंग के द्वारा ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत का अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ज्यादा जो है हम लोग तत्परता के साथ मतलब हड़बड़ाहट के साथ नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ये जो चैप्टर है यहाँ से बहुत ज्यादा जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। ये जैसे मान लीजिए ये वाला जो हमने बताया आपको, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा लेख हो गया, ये जो 8 मैंने बताया है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। हम इतिहास को बहुत आसान तरीका से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इतिहास संबंधी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये शुरुआती दौर है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको टॉपिक जो है आसान लगता हुआ लगेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।